अनुराग ठाकुर की मुन्ना मुन्ना वाली भाषा का कैसे प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, अखिलेश यादव सरीखे नेताओं ने जवाब दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी का यह दाव दोस्तों बीजेपी पर उल्टा पड़ गया? वैसे तो बीजेपी में बड़े सारे चाणक्य हैं, एक नहीं कई चाणक्य हैं। माना जाता है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, राजनीतिक रणनीति बनाने में बीजेपी का कोई सानी नहीं है और बात भी ठीक है, उसने हाल के सालों में यह साबित किया है। लेकिन हर बार आपका तीर सही निशाने पर लग जाए ये कोई जरूरी तो नहीं। दोस्तों बीजेपी ने यह सोचा था कि वंदे मातरम पर बहस करवाकर वो अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त तो साबित कर ही देगी, साथ में कांग्रेस पार्टी पर एक तोहमत भी लगा देगी कि देखिए वंदे मातरम के साथ अगर राष्ट्रीय गीत के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ की, उसको तोड़ने की कोशिश की, तोड़ा, वो कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा। इसके जरिए बीजेपी अपने आप को न केवल आज सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त स्थापित करना चाहती थी। लेकिन हो गया उल्टा। और वैसे तो इसमें बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने अपने भाषण के जरिए योगदान दिया, लेकिन सबसे बड़ा योगदान दिया है दोस्तों अनुराग ठाकुर ने। बीजेपी के सांसद हैं अनुराग ठाकुर। वैसे तो ये भी बीजेपी के परिवारवाद की ही उपज हैं। इस बार मोदी जी ने इनको मंत्री नहीं बनाया, लेकिन हाँ, लोकसभा में जब भी बोलने की बारी आती किसी भी मुद्दे पर, सरकार इनको आगे करती है। काफी चहेते माने जाते हैं ये मोदी अमित शाह के। तो वंदे मातरम पर बहस हो रही थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के लाडले मोदी जी और अमित शाह के लाडले वंदे भारत को बार बार ला रहे थे, बार बार स्लिप ऑफ टंग हो रहा था। बोलना चाहिए वंदे मातरम, लेकिन अनुराग ठाकुर बोल रहे थे वंदे भारत। शायद वो भूल गए थे कि वंदे मातरम और वंदे भारत में फर्क है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है जिस पर बहस हो रही है और वंदे भारत भारत की एक ट्रेन है। चलिए, स्लिप ऑफ टंग तो किसी के साथ भी हो जाता है। वैसे अगर विपक्ष के नेताओं के साथ होता तो उनका अब तक पप्पूकरण कर दिया गया होता। लेकिन उससे आगे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अनुराग ठाकुर मुन्ना मुन्ना टाइप की भाषा पर आ गए। सुनिए जरा अनुराग ठाकुर की बात, उसके बाद मैं इसका जवाब आपको सुनाऊंगी। कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। स्पीकर साहब प्लीज सर, स्पीकर। अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। दोस्तों ये एक सोची समझी रणनीति है कि बीजेपी मुस्लिम लीग से कांग्रेस पार्टी की तुलना करती है, ये दिखाने के लिए कि ये जो पार्टी है ये मुस्लिमों की पार्टी है। इस पार्टी का देश से कोई मतलब नहीं है, हिंदू विरोधी पार्टी है ये। और बहुत सोच समझकर अनुराग ठाकुर, हालांकि जुबान से निकल गया वंदे मातरम की जगह वंदे भारत, लेकिन जान के उन्होंने जिन्ना को मुन्ना बोला। वो जानते हैं, सब जानते हैं कि अनुराग ठाकुर ये किसके लिए बोल रहे थे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, मैं सारे तमाम बीजेपी के नेताओं को सुन रही हूँ आज सुबह से। मैंने प्रधानमंत्री को सुना, मैंने राजनाथ सिंह को भी सुना, मैंने एनडीए के घटक दलों को भी सुना, मैंने चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं को भी सुना। दिक्कत यह है इस पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ, कि वो वंदे मातरम पर बहस करते हुए मोस्टली वो सिर्फ कांग्रेस की आलोचना ही कर पाते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता, चाहे आप किसी भी पार्टी के उठा लीजिए, उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी को ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जो उसके लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के हर नेता ने आज यही पूछा कि हमने तो वंदे मातरम बोलकर, हमारे पूर्वजों ने वंदे मातरम बोलकर अपने कंधे पर तिरंगा उठाया, अंग्रेजों की लाठी गाई, गोली खाई, जेल गए। आप बताइए, जब देश वंदे मातरम गाकर स्वतंत्रता आंदोलन में देश के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मतलब जवान सब अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, आप कहां थे? ये कैसा सवाल है जिसका जवाब न तो आरएसएस के पास है ना बीजेपी के पास है। क्योंकि दोस्तों बीजेपी की आदत है गड़े मुर्दे उखाड़ने की, लेकिन इस बार विपक्ष के नेताओं ने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। अनुराग ठाकुर ने अगर जिन्ना की तुलना कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मुन्ना बोलकर की, तो सुनिए दोस्तों किस तरह से गौरव गोगोई ने इसका जवाब दिया, आरएसएस को निशाने पर लेते हुए, कि जिनके पूर्वजों की शाखाओं में तिरंगा नहीं लगाया जाता था, आप राष्ट्र की बात करते हैं। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जन गण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जन गण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल
आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा आपने अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? दोस्तों, सब जानते हैं कि एक लंबे वक्त तक, आजादी के बाद तक आरएसएस तिरंगा अपनी शाखाओं में नहीं लगाता था। बाद में, बहुत बाद में, अभी कुछ दशकों पहले ही, कुछ साल पहले ही आरएसएस ने रवायत शुरू की। ये एक ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे, सब जानते हैं। अब क्योंकि आज राष्ट्रवाद पर बात हो रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन पर बात हो रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के पास तो पूरी फेहरिस्त है, क्योंकि सारे तो कांग्रेसी ही थे। महात्मा गांधी तो कांग्रेसी नेता थे ना, नेहरू कांग्रेसी नेता थे, पटेल कांग्रेसी नेता थे, इसके अलावा बोस कांग्रेसी नेता थे। कांग्रेस के अगुवाई में तो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चला, तो कांग्रेस पार्टी के पास तो नेताओं की कोई कमी है नहीं, तो उन्होंने तो अपने फेहरिस्त गिरा दी अपने नेताओं की। लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं ने यह भी गिनाना शुरू कर दिया कि जब सब अपनी प्राणों की आहुति दे रहे थे, अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे थे, वंदे मातरम के जय घोष कर रहे थे, आपके पूर्वज कहां थे? अखिलेश यादव ने दुखती रग पर हाथ रखते हुए यही याद दिलाई बीजेपी को कि जब देश आजादी के आंदोलन में लड़ रहा था, कुछ लोग थे जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। अब दोस्तों, अखिलेश यादव किसके लिए बोल रहे थे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं है। मैं तो इतिहास की छोटी सी एक अदनी सी छात्र हूँ। आपको पता हो कि अखिलेश यादव किसका जिक्र कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन आज प्रियंका गांधी का भाषण, मैं कहूंगी कि विपक्ष के नेताओं ने सभी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। इनफैक्ट मुझे तो अखिलेश यादव का भाषण हमेशा ही बहुत तर्कपूर्ण लगता है। अखिलेश यादव जब भी बोलते हैं संसद में, बहुत ही तर्कों के आधार पर बोलते हैं। उनके भाषण को बहुत अंडररेट किया जाता है। हालांकि आज मुझे प्रियंका गांधी का भाषण भी बहुत ही शानदार लगा। प्रियंका गांधी ने आज चाहे प्रधानमंत्री हो, उनके भाषण का फैक्ट चेक कर दिया, चाहे अनुराग ठाकुर जैसे लोग हों जो विपक्ष के नेताओं को मतलब मुस्लिम लीग से उसकी तुलना कर देते हैं, जिन्ना से तुलना कर देते हैं, उनको सीधा सीधा बोला हम वंदे मातरम पर बहस क्यों कर रहे हैं। जब बहस करने के लिए देश में इतने बड़े मुद्दे हैं, हम वंदे मातरम पर बहस क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार के पास इसके अलावा करने के लिए कोई वजह नहीं है। देखिए, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को प्रियंका ने 2 वजह दी कि आखिर इस सरकार को वंदे मातरम पर बहस क्यों करवानी पड़ रही है। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय,
कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। दोस्तों, वंदे मातरम हो या जनगण मन, ये हमारी आत्मा है। हम ये सब बोलते, पढ़ते, गाते पैदा हुए हैं, मरते दम तक गाएंगे। दोस्तों, इसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। हम दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, हमारे मन में एक राष्ट्रगीत रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने हमको दिए हैं। लेकिन जो लोग वंदे मातरम को लेकर किसी नेता पर आरोप लगाते हैं, किसी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, दरअसल वो उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर उंगली उठाते हैं जिन्होंने इस वंदे मातरम का गीत गाकर लड़ाई लड़ी। दोस्तों, वंदे मातरम तो हम सबका गौरव है, तो इस पर बहस हुई, बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी परंपरा हुई, 150 साल हुए वंदे मातरम को। लेकिन हम आज की समस्याओं पर कब बात करेंगे? मैं इस बात को लेकर मुझे कई बार बहुत बुरा लगता है, कुछ गुस्सा आता है। क्या हो रहा है? सारी पॉलिटिक्स हमारी बस इसी पर रह गई। इसने इसको ये जवाब दे दिया, उसने उसको ये बोल दिया, ये चुनाव जीत गया। कोई पार्टी अगर चुनाव जीत रही है तो आप उसे सवाल पूछना छोड़ देंगे? इस देश की एविएशन सेक्टर का बट्टा बैठा दिया इस सरकार के रहते हुए। पूरी की पूरी सरकार एक कंपनी के आगे नतमस्तक हो गई। कोई है जवाब देने वाला? कोई है सरकार से पूछने वाला? रुपया 90 के पार जा चुका है, कोई है इस सरकार से सवाल पूछने वाला? प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इस सरकार के साथ, खास तौर पर हमारे मोदी जी के साथ, कि वो वर्तमान में रहना पसंद ही नहीं करते। या तो वो 70 साल पहले की बात करते हैं या वो 40 साल आगे की बात करते हैं। उनको आज से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आज पर बात करेंगे तो फिर बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे। और यही विपक्ष के नेताओं ने किया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।